डाइट हमेशा ही किसी भी चीज में इम्पोर्टेंट रहती है, कोई भी हो। तो कभी भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते डाइट को ना, क्योंकि ये नॉर्मल आके कोई ना कोई पूछता ही है कि इसमें क्या खाना है या क्या नहीं खाना, तो वी शुड बी, जैसे बोलते हैं, क्लियर होना चाहिए हमें, और टेक्निकली साउंड होना चाहिए कि कौन सी चीज अवॉइड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो हमने, अगर आपको याद हो, जब हमने डायबिटीज की थी उसमें अलग डाइट की थी हमने, और जब हमने ब्रेस्ट एडिनोमास किए थे उसमें मैंने आपको ईस्ट्रोजन डाइट और प्रोजेस्टेरोन डाइट के बारे में बताया था, राइट। सो कुछ डाइट जनरल रहेगी, कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक रहेगी। कौन से विटामिन खाने हैं, कौन से नहीं खाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, पेशेंट ने बोल दिया कि मेरे को डॉक्टर ने बोला है जिंक खाने के लिए, तो जिंक कौन सा बेटर अडेप्ट कर जाती है बॉडी, कौन सा इजिली अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर सपोज किसी ने बोला है कि स्लीप का इशू है, मैग्नीशियम खाना है, कौन सा मैग्नीशियम खाना है। अगर कैल्शियम लेना है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें बेसिक पता होनी चाहिए। जैसे हम कई बार हम बी कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। सो बी कॉम्प्लेक्स और मल्टीविटामिन में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सारी की सारी मेटाबॉलिज्म लिवर में होनी है। तो लिवर, अगर लिवर का इशू है तो हमें सोच समझ के देना चाहिए, नहीं तो हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देने चाहिए। जैसे कि अगर आप देखो B6, किसी को B6 देना है आपने, राइट, इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए, ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए, और बाकी नर्वस सिस्टम के लिए इन केस ऑफ डायबिटीज। अगर आपने B6 देना है तो B6 लिवर में मेटाबोलाइज होएगा जाके, राइट, पर ऑक्सीडेज है जो, तो वो लिवर में मेटाबोलाइज होएगा। पर उससे बेटर होता है कि एक आता है P5P, राइट, वो पर ऑक्सीडेज उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका। वो सेल डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बेसिकली लीवर ने भी उसको चेंज करके P5 पी में ही कन्वर्ट करना है, इसी केमिकल में कन्वर्ट करना है। तो वो डायरेक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ले लोगे, वो बॉडी डायरेक्ट यूज करेगी। लिवर उसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और जल्दी पेशेंट को चेंज है जो फील होएगा, क्योंकि समटाइम अब्जॉर्प्शन और कन्वर्शन प्रॉपर नहीं होती। तो डाइट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमें पेशेंट को ये कहना पड़ेगा कि वो क्योर नहीं करेगी, ये नहीं कि डाइट उसको क्योर करेगी। अगर उसको समझाना हो, मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी बॉडी को व्हीकल की तरह समझते हो, राइट। अगर सपोज आप कहो कि आपकी बॉडी एक कार है, तो कार का जो इंजन है वो थायराइड है, क्योंकि उसने सभी ऑर्गन सिस्टम्स को साथ लेके चलना है, राइट। सपोज इंजन बहुत अच्छा है, मगर जो अगर पेट्रोल और वायरिंग ही ठीक नहीं है तो क्या करोगे, राइट। अगर पेट्रोल ही गुड नहीं है, वायरिंग गुड ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? डर्टी है तो स्मूथ नहीं कर पाएगा। तो जो डाइट है वो पेट्रोल और वायरिंग है बेसिकली कार की। तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो सिस्टम खराब हो जाएगा। सो इसमें डेली सपोर्ट चाहिए, और सब उसमें उनको बोलता हूँ कि ये ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं करेगा, पर ये क्या डिसाइड करेगा? ये एनर्जी को डिसाइड करेगा, ये आपके वेट को डिसाइड करेगा, आपके मूड को डिसाइड करेगा, इवन डाइजेशन, राइट, वो भी डिसाइड करेगा। सपोज आप मेडिसिन अच्छी दे रहे हो पर डाइट अच्छी नहीं है, देन ऑल्सो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके सिंपल जो रूल्स हैं डाइट के लिए, जो मैं पेशेंट को समझाता हूँ, जो बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल है, कि होम फूड यूज करना है, राइट। ये तो एक बिल्कुल सिंपल है कि कोशिश करो कि आप होम फूड ही लो, आप जिसमें ज्यादा स्पाइसेस ना हो। मील स्किप ना करो, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। कि आप देखोगे लेडीज आके आपको बोलेंगे कि मैं सिर्फ एक चपाती खाती हूँ दिन में, या सिर्फ एक चपाती सुबह, एक चपाती शाम को खाती हूँ, राइट। बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। उसमें प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली वेन एवर वी स्किप द मील, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और स्ट्रेस ब्लॉक कर देता है थायराइड के एक्शन को। जो कॉर्टिसोल है वो ब्लॉक कर देगा थायराइड के एक्शन को। सो खाना स्किप नहीं करना है कभी भी। आप खाना स्किप करके वेट लॉस नहीं कर सकते हो, उससे थायराइड खराब हो जाता है। सो जितने भी इस पे रहते हैं फास्टिंग में, हमने कहा था, हमने, याद करो हमने क्या डिस्कस किया था, कि एक्सेसिव फास्टिंग रिवर्स T3 बना देती है। बॉडी को लगता है कि देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन आ गई, और एनर्जी बचा के रखो फॉर द फ्यूचर उस सिचुएशन में। तो मील स्किप नहीं करना, 3 टाइम प्रॉपर मील खाना, और उसमें प्रोटीन का मेजर पार्ट होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन उसका पार्ट होना चाहिए। दाल, कर्ड वगैरह, ये सारी चीजें जो भी प्रोटीन की, वही ऑल नो क्या क्या होना चाहिए। पनीर, एग, स्प्राउट्स ले सकते हैं। सो विदाउट प्रोटीन थायराइड अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। सो गुड प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कई बार हम यहाँ पर एक मिस कर देते हैं कि बेसिकली कि फैट्स, हेल्दी फैट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हेल्दी फैट्स आप ले सकते हो इन स्मॉल अमाउंट। बस जो अवॉइड करना होता है फ्राइड फ्राइड फूड, जिसे हम दोबारा से गर्म करते हैं, वो वाला फूड हो गया, बेकरी आइटम्स, राइट। और रीयूज जो ऑयल होता है, जैसे समोसे वगैरह ले लिए, पकोड़े ले लिए, उसमें रीयूज हो जाता है। या सबसे ज्यादा रीयूज होता है जो भुजिया वगैरह होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम जो अगर ब्रांड है, तो उन्होंने, अगर उनका टारगेट है कि इतनी बार यूज करना है, तो वो ऑयल कोई फेंक थोड़ी ना देते हैं, वो कोई ना कोई कंपनी जो उससे लोअर कंपनी है वो बाय कर लेती है उनसे। तो उनका वो बिक गया, और उनका वो जो जो खर्चा है वो कम हो जाता है। ऐसे वो चलता जाएगा ऑयल, और जो बिल्कुल लोकल कंपनी होगी वो उसको बाय कर लेगी, तो वो बहुत नुकसान वाली बात होती है। तो उसको काउंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीजें नहीं लेनी चाहिए, राइट। और वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर प्रॉपर कुक्ड होने चाहिए, रॉ नहीं लेने चाहिए, right? ये बहुत प्रॉब्लम है, पर इंडिया में बहुत कम प्रॉब्लम आती है ऐसे, क्योंकि हम ज्यादा रॉ नहीं खाते। तो हम ओवरऑल सब कुछ लेते ही हैं कि अच्छे से कुक करके ही खाते हैं। इसमें जो मल्टीविटामिन हैं, वो वही रूटीन वाले कैल्शियम। याद करो मैंने बोला था जब कैल्शियम लेना है तो साथ में K27, कैल्शियम विद K27 होना चाहिए, नहीं तो वो अब्जॉर्प्शन उसकी हार्ट की तरफ चले जाएगी। तो जैसे शेलकेल आती है, तो रादर देन शेलकेल प्रिस्क्राइब शेलकेल के। तो अगर फॉर एग्जांपल उसके पास नहीं है शेलकेल के, तो उस स्लिप के पीछे आप लिख के दे सकते हो कि एनी कैल्शियम विद K27, अगर आप दोगे तो वो काम करेगा। ऐसे ही आयरन बी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पर ये नहीं है कि आप इकट्ठे ही दे दो सारे, राइट। तो और ये भी कहना बहुत जरूरी है, कई बार पेशेंट आके बोलेगा कि मैं ये विटामिन आपने लिख के दिया, कुछ हुआ तो है नहीं। होना कुछ नहीं है, वो कोई जादू नहीं करेगा, कोई वो फूड आइटम नहीं है, बेसिकली उसने अंदर का पूरा करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ कि हम सारे मल्टीविटामिन, जैसे मल्टीविटामिन आता है A to Z, सारे की जगह वो इम्पोर्टेंट जो बेसिकली इसके लिए जरूरी है, वो हमें इम्पोर्टेंट पता होने चाहिए, लाइक जैसे कि आयरन। आयरन इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो तभी लेने चाहिए कि फॉर एग्जांपल जब वो है, क्या क्या बोलते हैं, उसकी जरूरत है। और उसके अलावा सिंपल फूड हो गया, रेगुलर मील हो गया, करेक्ट सप्लीमेंट्स हो गया। अ, उस डाइट में यही है बेसिक जो मुझे लगता है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सट्रीम में जाने से कंसिस्टेंसी। किसी भी ट्रीटमेंट में, किसी भी हेल्थ कंडीशन में, किसी भी प्रॉब्लम में पेशेंट को ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा क्या होता है, एक एक्सट्रीम से निकल के दूसरी एक्सट्रीम में चले जाते हैं, जब बिल्कुल लेजी होंगे, या ओवर एक्टिविटी करके अपने आप को टायर्ड कर लेंगे। दोनों नहीं करने होते, बीच में रहना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कब करनी है, कब नहीं करनी है, वी शुड नो कि कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो इसमें वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, पर एक्सेसिव वर्कआउट नहीं करना है। तो इसमें बेस्ट काम करेगा जब फॉर एग्जांपल मेडिसिन के साथ फूड एंड लाइफस्टाइल सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो जो पेशेंट है वो बेटर हो जाएगा इस कंडीशन में। सो ये तो मेन चीजें हैं इसके बारे में, डाइट के बारे में। उसके बाद आता है इसका, एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना है। मैंने आपको इसमें बताया था ना कि जो सप्लीमेंट में हम जिंक दे सकते हैं इसमें, हाँ जी। बताया था, डिस्कस किया था यस ना हमने। सर, अभी बताया है। अच्छा, इससे पहले नहीं हमने डिस्कस किया? नहीं सर। तो इस, हाँ, जब हमने इस कंडीशन में जब जिंक देना है ना, याद करो जब हमने उसमें भी डायबिटीज में भी डिस्कस किया था, हमने कोएंजाइम Q10 की बात की थी, हाँ राइट। जी। तो तब हमने डिस्कस किया था कि वो रात को देना चाहिए, और मैग्नीशियम ग्लाइसेट रात को देना हाँ जी। चाहिए।
हम्म। ऐसे ऐसे ही जो जिंक है ना, समटाइम अगर आप मार्केट में देखोगे तो समटाइम वो लिखा होता है जिंक, हम दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टेबलेट आती है, आयरन की टेबलेट है जिसमें जिंक है, किसी को नाम याद है? फिर भूल पिफॉल गया मुझे जेड। आयरन की टेबलेट। हाँ जी, पिफॉल जेड। ऐसी करके आती है जेड करके ना साथ में, पिफॉल लिवोजन जेड जेड। तो। हाँ हाँ, ये अलग अलग ब्रांड होएगा ना, उसमें कई बार ना आप देखोगे ना जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड होएगा, वो इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये वाला जिंक है ना, ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता है। और कुछ जिंक हैं जो पेट के लिए अच्छे नहीं हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट, ये पेट के अच्छे नहीं हैं। तो जिंक पिकोलिनेट, जैसे ना मैंने डिस्कस किया डायबिटीज था ना, में भी डायबिटीज में बताया था सर। क्रोमियम। हाँ, उसमें क्या था, क्रोमियम पिकोलिनेट, क्रोमियम, जी जी ये जी है जी। जिंक, राइट। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उनको उसको डिक्रीज करता है, सेंसिटिविटी बढ़ाता है। तो ये बेस्ट अब्जॉर्ब होता है ये वाला जिंक ना, ये बेस्ट होता है। और सेकंड नंबर पर जो होता है वो होता है स्पार्टोग्लाइसिनेट, राइट। जहाँ उसको कई बार बाई ग्लाइसिनेट भी बोल देते हैं, क्योंकि दो हैं स्पार्टोग्लाइसिनेट, उसको बाई ग्लाइसिनेट भी बोल देते हैं। तो वो स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म में भी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट को लिख के देना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके जिंक पिकोलिनेट की होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए बाई ग्लाइसिनेट की जो ऑप्शन होनी चाहिए, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है, यू ऑल नो जिंक क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली T3 को, जिसने सेल के अंदर काम करवाना है, वहां पर जिंक चाहिए, राइट। सो हार्मोन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा, सो अगर ये कम होएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसकी जो डोज होएगी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, मैं 15 से 20 मिलीग्राम जो एवरेज डेली डोज चाहिए होती है, राइट। तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक का। सेकंड सेलिनियम, राइट। सेलिनियम देखो हम भी कहाँ सेलिनियम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं हम सेलिनियम अपनी होम्योपैथी में? हेयर लॉस को। और मेल पेशेंट्स को। हाँ हाँ, और जो उसका सबसे पहला यूज करते हैं हम सेलिनियम का, सेलिनियम फोर्थ रो ऑफ पीरियोडिक टेबल में बिलोंग करती है आर्सेनिक के बाद। तो आर्सेनिक देखो कितनी रेस्टलेसनेस है, वीकनेस है, प्रोस्टेशन है, उसे ऐसे लगता है कि थीव्स आर अंडर द बेड, मेरे या बेड के नीचे चोर सेलेनियम है इज मतलब। आल्सो ओल्ड, वीक। ठीक है ना, तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे थीव्स अंदर ही है, मेरे घर में ही चोर है। आर्सेनिक को ऐसे लगता है कि मेरे अपने ही मेरे को धोखा दे सकते हैं, मेरे अपने ही मेरे से कुछ ले लेंगे, इसलिए वो सस्पिशियस हो जाता है, ट्रस्ट नहीं करता। आर्सेनिक ऐसा हो जाता है ना। मगर फिर भी उसे क्या लगता है कि अभी भी मेरे हाथ में कंट्रोल है, यानी कि अगर मैं अभी भी इसको, इसलिए हो जाता है कि अभी भी अगर मैं मैनेज करूंगा मैं बचा जाऊंगा अपने आप को, अभी कंडीशन हाथ से निकली नहीं है। सेलिनियम में उसकी नेक्स्ट स्टेज है, कंडीशन अब हाथ से निकल गई, अब यहां से कंडीशन मुश्किल है वापस आनी, अब बस उस चीज को मैनेज किया जा सकता है, उसको रिवर्स नहीं लेके, इसलिए उसमें एवराइज वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए उसमें ज्यादा प्रोस्टेशन, वीकनेस, कोल्डनेस, काम ना कर पाना। और इसलिए सेलिनियम इट इज ए वेरी गुड रेमेडी जब एक्यूट कंडीशन से पेशेंट बाहर आता है और रिवाइव नहीं कर रहा होता। हम जैसे पढ़ते हैं नेवर वेल सिंस इन्फेक्शियस डिजीज, सोराइनम, सेलिनियम, वेनेडियम, कार्बोवेज, ये सारी दवाइयां उसमें फॉल करती है, तो सेलिनियम वहां यूज करते हैं हम इसको। तो सेलिनियम बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्यों है? फॉर ए कन्वर्जन, टू कन्वर्ट T4 to T3, तो T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए सेलिनियम की जरूरत है, राइट। और ये रिड्यूस भी करता है थायराइड की एंटीबॉडीज को, तो इसीलिए ये प्रोटेक्ट करता है थायराइड को फ्रॉम द डैमेज, इसलिए सेलिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें इसमें भी देखो, कई बार अगर आप मेडिसिन में देखोगे ना, सोडियम सेलिनेट डाला होता है उन्होंने सेलिनियम का, जिसको बोला होता है ना डोज सोडियम सेलिनेट, बट वो इरिटेटिंग है, जीआईटी डिस्टर्बेंस कॉज करता है वहां पर। सेलिनियम मेथोनिन मेथोनिन करके होएगा, ये सेलिनियम यूज करना चाहिए। मैं उसमें डाल दूंगा ग्रुप में ना, कि इनके जो नेम्स लिख के मैं डाल दूंगा इसके साथ, सो दैट वो गलती।
देन आयरन तभी देना चाहिए फॉर एग्जांपल जब इसकी डेफिशिएंसी हो। और आयरन, सॉरी, आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए, वहां आयरन चाहिए होता है, राइट। तो इसीलिए भी यहाँ भी आपको जरूरत नहीं है कि फॉर एग्जांपल आयरन की फेरस सल्फेट को देने की, यहाँ पर भी आयरन बाईग्लाइसिनेट यूज करना चाहिए। पर इसके लिए अब यहाँ पर ना एक हम गलती करते हैं, आयरन चेक करने के लिए हम पेशेंट का सिर्फ HB करवा लेते हैं, राइट। और HB कई बार 14 होता है तो हम कहते हैं नहीं इसका खून तो पूरा, आयरन तो ठीक है इसमें, नहीं, इसमें क्या आयरन कराना प्रोफाइल चाहिए, करा, इसमें आयरन आयरन प्रोफाइल प्रोफाइल। पूरी करवानी चाहिए, साथ में सीरम फेरिटिन लेवल, हाँ, सीरम फेरिटिन साथ में करवाना चाहिए, राइट। और और आयरन प्रोफाइल और सीरम फेरिटिन हमें हेयर फॉल के केसेस में भी कराना चाहिए। समटाइम हेयर फॉल के केसेस में सिर्फ इसी के कारण हेयर फॉल हो रहा होता है, कारण क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड पर ऑक्सीडेशन एंजाइम के लिए, वहां भी इसका यही एक्शन है। तो जब आयरन कम होएगा तो हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि थायराइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आयरन को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। सो अपने हेयर फॉल वाले पेशेंट, अगर उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, गो फॉर आयरन, आयरन देखो उसमें कम ना हो। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक आप सप्लीमेंट दे सकते हो, बायोटिन। एल एल टायरोसिन, राइट। एल टायरोसिन, एल मतलब लीवो, दो तरह के होते हैं ना, लीवो रोटेशन एंड डेक्स्ट्रो रोटेशन। सो एल टायरोसिन वेरी गुड, वो उसमें पपीते में भी होता है वो एल टायरोसिन। तो उसके लिए, हेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। बायोटिन तो हम दे ही सकते हैं ना। उसके साथ B12 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मिथाइल कोब्लामिन। मैंने अभी आपको बताया कि B12 अगर यूज करना है या B6 यूज करना है स्पेसिफिकली, तो उसको उसकी एक्टिव फॉर्म यूज करनी चाहिए, सो दैट लिवर उसमें से थोड़ा सा बाहर निकल जाए। अगर बॉडी में प्रॉब्लम भी है तो भी वो प्रॉब्लम ना हो, वो डिजोल्व करे। विटामिन डी, राइट, इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी ऑटोम्यून थायराइड सपोर्ट देता है उसको, इम्यून रेगुलेशन के लिए थायराइड विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत जगह यूज होता है। तो इसको यूज करना चाहिए हमें। और कुछ चीजें जो हमें रुकना चाहिए यूज करने से, यानी कि हमें थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए इसकी जरूरत है कि नहीं है, वो है आयोडीन, राइट। एंड सेकेंड इज कैल्शियम। आयोडीन तभी जरूरी है अगर गोइटर की कंडीशन है। अगर ऑटोम्यून हुआ तो आयोडीन और भी कंडीशन वर्स कर देगा, तो हमें उस कंडीशन में आयोडीन नहीं देना है। सो जब भी ऑटोइम्यूनिटी के केसेस है वहां आयोडीन की जरूरत नहीं होती। जहाँ सिंपल गोइटर है, फॉर एग्जांपल गोइटर है जिसमें आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण, और हमने डिस्कस किया था आयरन डेफिशिएंसी क्या करती है, बेसिकली T4 में 4 उसके मॉलिक्यूल होते हैं आयोडीन के, वहां चाहिए होता है। T4 को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सो हमें डाइट उसी तरह ही रखनी चाहिए, जो उसका डाइट का सिस्टम है ना, जो डाइट प्लान है उसी तरह से रखना चाहिए। कि हमने इतना भी नहीं खिला देना कि वो ओबेसिटी की तरफ चले जाए, पर उसको फास्टिंग में भी नहीं रखना कि उसका थायराइड डिस्टर्ब हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किसी हालत में भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करने देना उसका, क्योंकि कॉर्टिसोल इंक्रीज होएगा और सब कुछ खराब होएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन मिस्टेक होती है, और आजकल अगर आप देखो अपने पेशेंट्स को, ये कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, राइट। आ रही है, शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, वो नेचुरली जो जो चीजें ओबेसिटी को बढ़ाएंगी वो नहीं लेनी है। फ्रूट्स ले सकते हैं तो, मगर वो नहीं लेना है। और अगर सर, आपको लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की जा सकती है? हाँ वो की जा सकती है, पर फिर भी जो जरूरत, ब्रेकफास्ट की स्पेसिफिटी है इसमें, कोशिश करो कि ब्रेकफास्ट मत करो। अगर थायराइड का पेशेंट है तो ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है उसमें। वो देखो कि जो सूट करता है पेशेंट को ना, किसी कंडीशन में वो काम करेगा, किसी में काम नहीं करेगा वो। उसके बाद हमने उसको मिस करे कि अगर थायराइडाइटिस है, स्ट्रेस है, राइट, साथ में ओबेसिटी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो वहां पर मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट। और हमने डिस्कस किया था मैग्नीशियम ग्लाइसेट चाहिए, मैग्नीशियम ग्लाइसेट रात को लेना चाहिए। और एक एलेनिन करके आता है ना मल्टीविटामिन, वो भी एसोसिएट कर सकते हो आप। देन क्रोमियम, क्रोमियम हमने डिस्कस कर ही लिया।
ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, फैट मेटाबॉलिज्म को और बेटर करेगा। इसलिए कई पर प्रॉब्लम आती है, कई बार वो कहते हैं कि हमें फिश ऑयल नहीं लेना है, पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रहता है इसको। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, B12, विटामिन D3, आयरन अगर नेसेसिटी है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं पेशेंट को गाइड करने में के लिए, राइट। सो आप पेशेंट को समझा ऐसे सकते हो कि भाई मेडिसिन तो वो है कि वो बताएगी बॉडी को क्या करना है, पर डाइट एंड न्यूट्रिशन डिसाइड करेंगे कि बॉडी कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी उसको। इसलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था मेरे केस में भी, जो मैक्सिमम रिवर्सल डायबिटीज की हुई है उसके पीछे जो कारण है वो डाइट मेन कारण है। तो अपने जो पेशेंट्स हैं उनमें जो स्ट्रेस चल रहा होता है, जो इश्यू चल रहा है, वो ट्रिगर फैक्टर है, मैं अपनी मेडिसिन के साथ उसको देता हूँ और साथ में डाइट सजेस्ट करता हूँ प्रॉपर। तो मेरे फ्रेंड हैं बेसिकली, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बेसिक बता दूं, नहीं तो मेरे फ्रेंड हैं मोहाली में, मैं उनका ही रेफरेंस दे देता हूँ। डॉक्टर दीप्ति हैं वहाँ पर, तो वो डाइट का मैनेज कर लेते हैं जो मेरे पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनको मैनेज करते हैं। सो ये सारी चीजें डाइट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके माइंड में रहनी चाहिए। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ थायराइड्स हैं जो पुराने लिटरेचर में लिखे हुए हैं, और समटाइम्स हमारे जो बुक्स में उसके रेफरेंस हैं, राइट। बहुत रेयर बुक्स हैं जिसमें कईयों में रेफरेंस है, जैसे एक रेफरेंस लिखा हुआ है लिग्नियस थायरोइडाइटिस। अब नॉर्मली इसका जो मीनिंग होता है लिग्नियस का, वो होता है वुड लाइक, राइट। तो अगर पाठक में देखोगे, अगर इसको देखोगे जहाँ लिटरेचर में अगर आप देखोगे, तो उसमें मेडिसिन किलकेरिया फ्लोरेन एक्चुअली वुड लाइक है, मतलब बहुत हार्ड कंसिस्टेंसी। अगर हार्ड है तो क्या है इसका मतलब? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन प्लस फाइब्रोसिस। अगर ऐसी कंडीशन हो तो नेचुरली जैसे हमने कलकेरिया फ्लोर में पढ़ा है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, पर हमें इसको रूल आउट करना होगा, राइट। इसमें फॉर एग्जांपल साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हार्डनेस इंपॉर्टेंट होगी। जैसे अब देखो इसमें रेमेडी मैंने आपको इसमें रेमेडी कौन सी? क्लिकेरिया फ्लोर, राइट। और कौन सी कंडीशन में हम ऐसे पढ़ते हैं हार्ड लाइक वुड? बैक में कोई रेमेडी है? पूजा। हम्म। नहीं, थूजा में तो ब्रिटलनेस है, वुड है ना, ग्लास की तरह ब्रिटलनेस है। हार्ड लाइक ए बोर्ड, कोई पैथोलॉजी है ऐसे? और स्पेसिफिकली कार्बंकल में? तो कार्बो एनिमली। नहीं, टेरेंटुला क्यूबेंसिस। टेरेंटुला जो क्यूबेंसिस है उसकी जो कार्बंकल होता है, इट इज हार्ड लाइक ए बोर्ड। आप अगर उस पे हाथ रखोगे आपको लगेगा जैसे लकड़ी पे हाथ रख लिए। और यही यहाँ पर डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है इसको। अगर आपने कल्केरिया फ्लोर देनी है, जैसे ऑटो इम्यून होता है उसमें भी ना वो रबरी होएगा, थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट, हार्ड भी है, फर्म है, मगर ये बिल्कुल ऐसे होएगा जैसे आपने पत्थर के ऊपर, किसी लकड़ी के ऊपर आपने हाथ रख लिया। ऐसे ही अगर ग्वाइटर होएगा वो भी सॉफ्ट और नडुलर हो सकता है, पर उसमें नड्यूल्स होंगे। पर इसमें साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्डनेस इंपॉर्टेंट है इसमें। कैंसर की हार्डनेस लोकलाइज्ड होती है, ये ओवरऑल डिफ्यूज हार्डनेस होगी क्योंकि इसमें इन्फ्लामेटरी बैकग्राउंड है। तो ऐसे इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको, राइट। और नेचुरली मेडिसिन उसकी कंसिस्टेंसी पर है तो आप कल्केरिया फ्लोर दे सकते हो। ऐसे एक और रेफरेंस है देखो, टॉक्सिक एडिनोमा ऑफ द थायराइड, हर्शमोटो डिजीज। इसमें क्या लिखा हुआ है? सब एक्यूट थायराइडाइटिस विद गोइटर। मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन जब आपको मिलता है, अगर दोनों की कॉम्बिनेशन मिलता है, देयर इज ओनली वन मेडिसिन इन दिस रेफरेंस, एरीनिया इसका बोला। इसके बारे में सुना हुआ है? नो सर। के बारे में मालूम है एरीनिया इसका बोला? दो नहीं। एरीनियाज हैं हमारे मटेरिया मेडिकाज में, एरीनिया इसका बोला, एरीनिया डायडामा। डायडामा आपने सुना होगा, नॉर्मली एरीनिया डायडामा इज ए रेमेडी, स्पाइडर रेमेडीज हैं दोनों। और एरीनिया डायडामा हम यूज करते हैं जब भी वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, नेट्रम सल्फ, डल्कामारा, थूजा, हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन।
जिनमें फॉर एग्जांपल वाटर की ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, वाटर से एग्रावेशन होती है। सो डैम्प एरिया में एग्रावेशन, और शिन बोन में पेन, पेरियोस्टियम में पेन, इसके कीनोट है रीनिया डायडामा के, अगर आप इसको पढ़ोगे बोरिक में। अगर किसी को पेन ऐसी हो रही है जहां पर स्किन के ऊपर मसल नहीं है, पेरियोस्टियम, उसमें अगर पेन है, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी। अनदर रेमेडी फॉर दिस इज साइक्लामिन, जहां पर पेरियोस्टियम की पेन है, उसके ऊपर मसल नहीं है। अदर रेमेडी इज किलकेरिया पिक्रिकेटा। अनदर रेमेडी इज किलकेरिया पिक्रिकेटा। आपके पास कई बार पेशेंट्स आते हैं ना कि जिनके कान में फिंसी हो जाती है, नाक में फिंसी हो जाती है, या शिन बोन पे छोटे 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 फॉलिकुलाइटिस से हो जाते हैं। वहां पर हम गलती करते हैं, हम साइलिशिया दे देते हैं। साइलिशिया, हिपरसल्फ या कोई और रेमेडी देते हैं, कभी नहीं देनी चाहिए, वो एग्रावेट कर गए तो बहुत पेन होती है। उसमें मेन रेमेडी कल्केरिया पिक्रिकेटा आप अपने पास रखो। है आपके क्लिनिक पे कल्केरिया पिक्रिकेटा? नो, आर यू हैविंग? आई डोंट हैव। नहीं है? आई डोंट हैव। है सर, वो ईयर बॉयल्स, ईयर में जो बॉयल्स के लिए यूज किया है। हाँ, कल्केरिया पिक्रिकेटा। यस। इसको आप जहां पर भी बॉयल्स हैं, जहां पर जगह कम है, राइट, ईयर्स के अंदर, नोज के अंदर जहां जगह कम है, जहां मसल्स नहीं है, ऐसे ही उसमें भी है। जैसे मैंने भी पहली रेमेडी बताई आपको, अ, यार क्या है, साइक्लामिन। साइक्लामिन भी ऐसे ही है, पेरियोस्टियम में पेन। ऐसे ही पेरियोस्टियम में पेन उसमें है जो हमने इसमें बढ़िया रीनिया डायाडामा। तो रीनिया डायडामा की अदर फॉर्म है रीनिया इसका बोला, ये डिफरेंट स्पाइडर है। इसमें कॉम्बिनेशन है ऑटोम्यून का और ग्वाइटर का। सो इसको आपने याद रखना है, इस चीज को, जो कि इंपॉर्टेंट है। अनदर कॉमन रेमेडी जो हम यूज करते हैं दैट इज फेरम आयोड। पढ़ा है इसके बारे में, फेरम आयोड के बारे में? एनीवन? जो ना स्मॉल रेमेडीज है ना, इसको बहुत ध्यान से देखा करो, उसको मिस मत किया करो। जैसे पीछे मेरे को कॉल आई तो ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, छोटी बेबी थी, बच्ची थी, और उसका सेकेंड मेंस्ट्रुएशन था, तो ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, पेन नहीं थी, बस ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस थी। चलो, उसमें ब्लीडिंग ऐसी थी कि बहुत प्रोफ्यूज थी, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज। और अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो तो फर्स्ट चॉइस ऑफ रेमेडी क्या रहती है? फॉस्फोरस हो सकती है सर, सिंकोना हो सकती है। पहली दवाई जो दिमाग में आनी चाहिए वो इपिकैक आनी चाहिए, पहली दवाई, पहली मेडिसिन, इपिकैक। पढ़ के देखना बोरिक में से। और अगर आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है जो कहता है कि मैं स्टूल पास करने जाता हूं तो मेरी पूरी सीट रेड हो जाती, तो फर्स्ट रेमेडी इज इपिकैक, फर्स्ट रेमेडी। अदर रेमेडी जो पेनलेस ब्लीडिंग ऐसी होती है जिसमें बिल्कुल पेनलेस होती है, दैट इज काली फेरोसाइनेटम। इसको आप नोट कर लो, मैं इसमें लिख भी देता हूं। काली फेरोसाइनेटम 6 और 30, काली फेरोसाइनेटम, ये बहुत अच्छा काम करती है इस सिचुएशन में, राइट। अब इसको कभी यूज करके देखना है, इसमें इसमें काली भी है, वीकनेस रहेगी, प्रोस्टेशन रहेगी, फेरस फेरम है, और इसलिए भी हेमोरेजिक है। और साइनेटम, साइनेटम मतलब क्रॉनिसिटी, जब जब बिल्कुल वो हो जाए कंडीशन की, ये कुछ भी हो सकता है इस सिचुएशन में। ऐसा एक और रूब्रिक है, इसमें देखो लिखा हुआ है ग्वाइटर थायराइड वेस्कुलर, उसमें सिर्फ दो मेडिसिन है, एपिज एंड कल्केरिया, राइट। सो नॉर्मली वेस्कुलर जब हो जाता है, जब इंफ्लेमेटरी होएगा तो वेस्कुलर होएगा, राइट। तो यहां पर इसीलिए एपिस और कल्केरिया दो मेन फंक्शन, इसमें नहीं होगा और क्या क्या होगा, सोचो। अगर वेस्कुलर है तो इसमें हार्ड नड्यूल्स नहीं होंगे, राइट, फाइब्रोटिक कंडीशन नहीं होगी, कैल्सिफिकेशन नहीं होगी, डिजेनरेशन नहीं होंगी, ऐसी कोई चीजें नहीं होंगी, बस ये स्वोलन होएगा।
सॉफ्ट होएगा, राइट। ऐसे लगेगा आपको बेसिकली, जैसे स्पॉन्जी होता है, स्वेलिंग, विजिबल पल्सेशन हो सकती है, और टच करने पे गर्म होएगा क्योंकि इन्फ्लेमेटरी होएगा। ये इसके साइंस हैं। तो आप यहां से भी पिक कर सकते हो उसको। तो नॉर्मली ये कब होता है? ऑफन सीन इन द अर्ली गॉइटर की जो स्टेज होती है, अभी उसमें कैल्सिफिकेशन, हार्डनेस कुछ नहीं स्टार्ट हुई है, वहां पर प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, ऐसी कंडीशन में ये कंडीशन होती है। तो वहां पर साइज इनलार्ज, स्पॉन्जी और गर्म लगेगा, दबाओगे तो आपको स्पॉन्जी फील होएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर दो रेमेडीज आपके जो माइंड में रहनी चाहिए, दैट इज एपिस, राइट। क्योंकि एपिस में भी कंजेशन, उडीमा एंड वेस्कुलर परमेबिलिटी रहती है, स्वेलिंग हो जाती है, सॉफ्ट होती है, उडीमा होता है, वर्स हीट, ये सारे के सारे जो हैं। और क्लिकेरिया तो है ही है उसमें जो फिट इन होती है, राइट। क्लिकेरिया का थायराइड ही ऐसा है, सॉफ्ट है, बिल्कुल वेस्कुलर है। तो वहां पर ये दो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके माइंड में रहना चाहिए अगर पेशेंट ऐसा आता है तो। अदर रेमेडीज जो इसमें, एक मिनट, अदर रेमेडीज जो आपके माइंड में रहनी चाहिए, दैट इज ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स में हमने क्या पढ़ा था, ये याद है? ग्रेफाइट्स में भी और थायरोडिनम में भी दो चीजें कॉमन थी स्किन की। एक नाइट एग्रावेशन थायरोडिनम में, मगर उसमें था सोराइसिस विद ओबेसिटी, सोराइसिस एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, याद है ना, हमने डिस्कस किया था। तो ग्रेफाइट्स में भी है। ये दो रेमेडीज हैं जिसमें ये चीजें कॉमन है, दैट इज ओबेसिटी, प्लस उसमें स्पेसिफिकली सोराइसिस है, इसमें स्किन इश्यूज हैं, पर सोराइसिस भी इसमें फॉल करता है, राइट। सो हाइपोथायराइडिज्म प्लस कॉन्स्टिपेशन, इसको ना डबलेट्स बोलते हैं। डबलेट्स, हमारे मटीरिया मेडिकल्स में कितने ही डबलेट्स और ट्रिपलेट्स हैं, राइट राइट। फॉर एग्जांपल सेमिनल डिस्चार्जेस और लिकोरिया विद बैकएक, ये डबलेट है। कि एक तरफ सेमिनल इमिशन है जो लिकोरिया है, दूसरी तरफ बैकएक है। अगर दोनों इकट्ठे एसोसिएटेड होते हैं किसी पेशेंट में, कौन सी मेडिसिन होती हैं इसके लिए? कालिका। तालिका अब थोड़ी जर्नल हो जाएगी, ये स्पेसिफिक होती हैं, जितने भी डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स हैं वो थोड़े स्पेसिफिक होते हैं। स्मॉल रेमेडी होएगी। Calcarea ovatosta. It is a very very good remedy with when there is a licoria with backache. Calcarea की another form है Calcarea ovatosta. Another remedy is Upion. यूपियन समटाइम आप उसकी स्मॉल और बैक कॉक्सिक के लिए भी हम यूज करते हैं यूपियन, राइट। तो क्लिकेरिया ओवाटोस्टा एंड यूपियन, ये दो मेडिसिन हैं, तो इसको डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ऐसे कितने सारे डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स हैं जो यूज हो सकते हैं। तो ऐसा ही है थायराइड विद कॉन्स्टिपेशन, अगर ये दोनों चीजें हैं तो थिंक ऑफ ग्रेफाइट्स, राइट। और ग्रेफाइट्स में मेनली मीनोपॉजल थायराइड की प्रॉब्लम आएगी उसमें। ऐसे ही सिपिया, राइट, ये जो कॉमन, उसमें सिपिया में क्या रहेगा, नेचुरल इंडिफरेंस। तो इसमें है जब हार्मोन एग्जॉस्ट हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन, वहां पर ये फॉल करेगा। तो इसीलिए आप इसको कब लेके चलोगे, इसको भी मीनोपॉजल या पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइड अगर है। देन आयोडियम, आयोडियम तो मिस ही नहीं होगी आपसे, क्योंकि हाइपर एक्टिव स्टेट होएगी, बहुत रेस्टलेस होएगी। अनदर रेमेडी जो इसमें फॉल करती है वो करती है फिकस वर्सिकोला। कहाँ यूज करते हैं हम इसको? ओबेसिटी में। ओबेसिटी में, राइट। स्लगिश अगर मेटाबॉलिज्म है वहां पर। अनदर रेमेडी ब्राइटा कार्ब, जहां पर डिलेड डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल थायराइड के साथ इन्फेंटिलिज्म आएगा कि ऑर्गन नहीं डेवलप है थायराइड के साथ, तो वहां पर ये आएगी। अदर रेमेडी जो हमेशा छोटे बच्चा हो कोई आए मैं प्रोव करता हूं, दैट इज इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन के बाद थायराइड डेवलप हो गया, जहां मेटाबॉलिज्म सप्रेशन हो गई है, तो थूजा की इंडिकेशन वहां पर आएगी, राइट। तो ये हैं जो बिल्कुल बेसिक दवाइयां हैं, बेसिक। उसके अलावा, तो उसके अलावा जो चार मेन मेडिसिन है वो तो हमने करनी है, उसका जो डिस्कशन है, मगर ये वो दवाइयां हैं जो उसके अलावा हैं, जो हमारे माइंड में रहनी चाहिए। इसके इसमें हम मिस कर गए हैं स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया में क्या है? कैलकेरिया आयोड। हाँ, क्लिकेरिया आयोड। स्पॉन्जिया में क्या है?
बट मेडिसिन स्पॉन्जिया सर वो थायराइड के लिए तो है, सर पर अस्थमा होता है ना, इसमें अस्थमा विद हाँ, सफोकेशन, अस्थमा थायराइड एज फॉर इफ फॉर ग्वाइटर। ब्रीदिंग थ्रू अ स्पॉन्ज। हाँ हाँ हाँ, वो तो ब्रीदिंग तो है, पर इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि थायराइड का ग्लैंड इंलार्ज होने के कारण पीछे ये उसको कंप्रेस कर रहा है, उसके कारण ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है इसमें, राइट। वो अगर सिम्टम आए आपके, तो इसको आपने स्पॉन्जिया यूज करनी है। इसीलिए अस्थमा फ्रॉम ग्वाइटर फाटक में देखोगे एक ही मेडिसिन है, स्पॉन्जिया। बेसिकली वो रियर अस्थमा नहीं है, वो बताना चाहते हैं कि रेस्पिरेशन डिफिकल्ट ड्यू टू ग्वाइटर। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेस कर रहा है, क्योंकि स्पॉन्जिया में भी जो ग्वाइटर है वो हार्ड होता है। इनदर हार्ड ग्वाइटर, जिसे स्टोनी ग्वाइटर बोलते हैं, उसके लिए इनदर रेमेडी जो हम मिस की है हमने, वो भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ ही होती है, दैट इज ब्रोमियम। ये ब्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सफोकेशन होती है। ब्रोमियम आप यूज करते हो ब्रोमियम? यस सर। हाँ, कहाँ यूज करते हैं? सर मेरे पास अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल केस ब्रोमियम से ठीक हुआ है, अगर आप पे टाइम है तो मैं बता दूं। हाँ, शॉर्ट में बताइए। हाँ जी। तो वो इनको पैरालिसिस हुआ था, और पैरालिसिस के बाद कॉफ डेवलप हुई और आवाज नहीं आ रही थी, मतलब माउथ से क्लियर स्पीच नहीं हो रही थी। और ही टुक हम्म एंटीबायोटिक, एवरीथिंग ही डिड, मतलब मेरे ख्याल से हम्म 4 या 5 एलोपैथिक डॉक्टर्स को उसने कंसल्ट किया। पैरालिसिस तो हम्म ठीक हो गया, टंग बार बार हम्म प्रोट्रूड हो रही थी, बट उसको आवाज नहीं निकल रही थी, मतलब एक बूट ऑफ कफ आता था। तो मेरे पास हम्म आया है, मेरे को आवाज में थोड़ा सा सफोकेशन फील हुआ, एंड आई गेव हिम 1 ड्रॉप ऑफ हम्म ब्रोमियम। नेक्स्ट डे उसने मुझे हम्म कॉल किया कि मेरी खांसी बिल्कुल ही चली गई है। हम्म। तो क्या सिम्टम था? प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम क्या था? सर मुझे उसकी बस जो खांसने का साउंड था ना, वो सफोकेटिव फील हम्म। हुआ था। अच्छा अच्छा, राइट राइट मैंने सिर्फ उसी सिम्टम पे मेडिसिन दी थी। राइट राइट। पर ब्रोमियम की एक अपनी इंडिकेशन है, एक बार सारा अच्छे से पढ़ो उसको। हीट ऑफ समर में बहुत इफेक्टिव रहती है ये कफ, जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही कफ होती है, पर हीट ऑफ समर उसके बाद जब हो तो ब्रोमियम इंडिकेटेड इंडिकेटेड होती है। सफोकेशन बहुत स्ट्रांग है। और हमें क्या कैसे देखना चाहिए? सारे के सारे हेलोजेंस में सफोकेशन है। आयोडियम सफोकेशन, ब्रोमियम सफोकेशन, राइट। फॉर एग्जांपल म्यूरेटिकम सफोकेशन, जितने भी हेलोजेंस हैं उसमें सफोकेशन अवेलेबल है, सभी के सभी। ये सारे ग्रुप में सफोकेशन है। वेरी गुड। तो उसके फिर उसके बाद आते हैं रुब्रिक्स, जो इसके मेन रुब्रिक्स हैं सपोज ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसमें किया था, अब इसको रुब्रिक्स में भी अगर आपने डिवाइड करना हो तो आप वैसे डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल रुब्रिक्स जो हैं, जिसमें थायराइडिनम फॉल करती है, राइट। चाइल्डिश बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल चाइल्डिश बिहेवियर विद कोल्डनेस ऑफ हैंड्स, तो अकेली ये आ जाएगी थायराइडिनम उसमें। अरेस्टेड डेवलपमेंट, इन्फेंटाइल वेस्टिंग, अनडिसेंडिंग टेस्टिस, राइट। पेक्यूलियर लाफ्टर तो हमने कर ही लिया ना। दूसरे रूब्रिक्स आते हैं जो हमें बताते हैं कि मेटाबॉलिक इंस्टेबिलिटी के हैं, स्लोनेस के नहीं है, मेटाबॉलिक इंस्टेबिलिटी। जैसे एंजाइटी विद कोल्डनेस ऑफ द हैंड्स एंड लिम्स, हाथ पैर ठंडे रहने, गर्म ही नहीं होते। एंजाइटी विद पर्सपिरेशन ऑफ द हैंड, शुगर क्रेविंग्स, राइट। और मिल्क का सप्रेस हो जाना। एक इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें माइंड में रहनी चाहिए थायरोइडिनम को यूज करने में। इसको ट्यूबरकुलोसिस में यूज नहीं करना होता। ट्यूबरकुलोसिस के केस में अगर आप थायरोइडिनम यूज करोगे तो ये फर्दर वेस्टिंग कर देगा पेशेंट की। तो बिल्कुल भी ये नहीं करना है। अगर वहां पर आपने पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए यूज करना है, तो वहां पर हाइड्रास्टिस यूज करना है आपने। हाइड्रास्टिस, मदर टिंचर और 30 यूज कर सकते हो, पर कभी भी आप इसको यूज नहीं करोगे, राइट। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। तो इनमें ऑल्टरेशन मिलती है, कोल्डनेस के साथ स्वेटिंग, एंजाइटी के साथ वीकनेस, वेट लॉस के साथ वीकनेस, राइट। अगर लैक्टेशन बढ़ेगी तो मेंसेस कम हो जाएंगे, मेंसेस ज्यादा होंगे तो लैक्टेशन चली जाएगी। तो इसीलिए हम उसमें पढ़ते थे कि अगर मेंसेस आ जाएं, फॉर एग्जांपल मदर है वो ब्रेस्ट फीड दे रही है, अगर उसको पीरियड्स आ गए तो उसका मिल्क बंद हो जाएगा। ये कीनोट है उसका। ये जो ऑल्टरनेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको और रेमेडीज में भी मिलती हैं, जैसे नैट्रम्यूट।
नेट्रम्यूर देखो, रुब्रिक देखोगे, एक्सेसिव स्लाइवेशन उसमें भी पड़ी हुई है, माउथ ड्राई में भी पड़ी हुई है, आई ड्राई में भी पड़ी हुई है, आई लैक्रिमेशन में भी पड़ी हुई है, फेस ड्राई में भी पड़ी हुई है, फेस ऑयली में भी पड़ी हुई है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रुब्रिक लगा देते हैं, तो पड़ी है तो उसमें हम दे देते हैं। बेसिकली अगर उसका प्योर मटीरिया मेडिका पढ़ोगे तो उसमें नाइट्रोम्यूर में क्या होता है, ऑल्टरनेशन होती है। अगर स्लाइवेशन हो रही है तो आई ड्राई हो जाएंगी, अगर आई में लैक्रिमेशन है तो माउथ ड्राई हो जाएगा, अगर फेस ड्राई है तो लैक्रिमेशन हो जाएगी। तो ऑल्टरनेशन मिलती है, एक एरिया ड्राई और एक में एक्सेसिव सिक्रीशन। ये कीनोट है नाइट्रोम्यूर का, राइट। सो ये जो ऑल्टरेशन है हमें पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रिस्क्राइब करने के लिए। सो थायरोइडिनम में आपको ये याद रखना है कि इसमें अगर मेंसेस आ गए तो मिल्क बंद हो जाता है लेडी में। अगर ऐसा हो जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर थायरोइडिनम, और कुछ देने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ बेटर हो जाएगा। इन अदर जो डोमेन है वो आ जाता है इमोशनल हार्मोन, उसका चेंजेबिलिटी का। देखो इसमें रेमेडीज भी डिस्कस कर सकते हो आप, ऐसे ही कि अगर मेटाबॉलिक इंस्टेबिलिटी है, स्लोनेस है, तो क्लिकेरिया का यहाँ पर फॉल करेगी इस ग्रुप में, जितने भी होएगी, राइट। अगर इमोशनल हार्मोनल चेंजेस हैं इसमें, फॉर एग्जांपल एंगर बिफोर मेंसेस, discontented before menses, nightmare before menses, oversensitive before menses, violence before mania, coma, melancholia, तो यहाँ पर पल्सेटिला और साथ में थायरोडिनम ये फॉल करेगी इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो बहुत ज्यादा एजी कंडीशन जो रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी फ्रॉम स्लाइटेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन, डिजायर टू किल, टू स्ट्रेंगल, वायलेंट वेहमेंस, ये सारे के सारे उसके हैं, थायरोडिनम के हाय। हैं symptoms। हाँ, ये सारे सिम्टम थायरोडिनम के हैं, राइट। ये थायरोइडम, ये पल्सिटिला में नहीं होंगे, ये कल्केरिया में नहीं होंगे, ये नाइट्रोम्यूर में नहीं होंगे, ये लाइकोपोडियम में नहीं होंगे, राइट। सो इसीलिए आप इसको बहुत आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। और कॉन्ट्रडिक्शन जरूर याद रखना है कि थायरोइडिनम कॉन्ट्रडिक्टेड एंड ट्यूबरकुलोसिस कभी भी नहीं देनी है, क्योंकि ट्यूबरकुलर जो पेशेंट है वो ऑलरेडी स्टेट ऑफ हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट में है, पुअर टिश्यू रिजर्व है, रैपिड ब्रेकडाउन हो रहा है, और बीच में आप थायरोइडिनम दे रहे हो जो इंजन को और तेज लेके जाएगी, पुश करेगी, क्योंकि वो उसको पुश करेगी, और पुश करेगी तो और ज्यादा खराब हो जाएगा और केस खराब हो जाएगा वो। उस कंडीशन में वीकनेस देख के थायरोइडिनम आपने कभी प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, और वहां करनी है तो यू शुड गो फॉर दैट, जो मैंने बताई आपको, हाइड्रास्टिस, राइट। तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं लुक लाइक रेमेडीज से, फॉर एग्जांपल इसको थायरोइडिनम को ही करना है, कल्केरिया से डिफरेंशिएट करना है, तो अभी हम कल्केरिया करेंगे भी। कल्केरिया में ये नहीं रहेगा कि फॉर एग्जांपल ऑर्गन डेवलप नहीं हो रहा, उसमें क्या है, स्लोनेस है, सिस्टम की स्लोनेस। और यहाँ पर कई बार हम कह देते हैं ना लेजीनेस, हम बहुत कॉमन यूज कर लेते हैं कल्केरिया में, बिकॉज इट इज नॉट लेजी, उसका सिस्टम नहीं चल रहा है, उसका मेटाबॉलिक सिस्टम उतनी फास्ट चल नहीं रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसीलिए वो हैवी है, इसीलिए वो बीज है, इसीलिए उसको हेल्थ इश्यू है, इसीलिए वो स्लगिश है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, स्लोनेस है उसमें, उसको फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है क्योंकि उसकी बॉडी काम नहीं कर रही। तो उसको ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, फिर देन थिंग्स विल बी डिफरेंट। यहां तक क्लियर है? तो दोबारा सुनना पड़ेगा, विल स्टडी हाँ अगेन। सर, थोड़ा फास्ट हो रहा है ओके। सर। एक वो जो अच्छा, थोड़ा कोल्ड फास्ट हैंड हो गया। वाला, हाँ हाँ, दोबारा बार बोलना बार, बोलना। ये कोल्ड हैंड वाला बताया ना जो आपने, हाथ ठंडे रहते हैं, वो हाँ जैसे हाँ कुछ हाँ पेशेंट्स में देखा है कि वो एंजाइटी वाला और वो कोल्ड हैंड्स विद पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा, लेकिन ओनली हाँ इन विंटर्स, मतलब एक्सट्रीमली हाँ 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 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोल्ड विद हाँ पर्सपिरेशन, हाँ हाँ, बट ओनली इन बिल्कुल विंटर्स। बिल्कुल। तो फिर इसको हम्म। कैसे लेंगे सर, मतलब इसमें कौन सी नहीं नहीं, लेंगे तो ऐसे हमें डिफरेंशिएट ही करना है इसको, कि इसके थायराइड का इशू है कि इसका ओवरऑल बॉडी का सिस्टम ऐसा है। जब भी बॉडी में कोल्डनेस है, इसका मतलब थायराइड उसका ऑप्टिमल वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि थायराइड ने हीट प्रोड्यूस करनी है। इसका मतलब उसका जो जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो फास्ट नहीं चल रहा, वो प्रॉपर नहीं चल रहा। अगर वो एक्सेसिव चलेगा तो बॉडी में हीट होएगी, और अगर वो स्लो चलेगा तो वो ठंडा होएगा। तो ये एक सिम्टम है उसके लिए, राइट। और ये कई बार सिर्फ कीनोट भी हो सकता है, जैसे हम ब्रेटरम में पढ़ते हैं ना, ये कीनोट भी हो सकता है, पर ब्रेटरम की बाकी की पिक्चर डिफरेंट होगी। जब ये थायराइड के कारण है तो साथ में थायराइड की पिक्चर आ जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां से आप इसको पिक कर सकते हो।
चलो मैं स्लो स्लो बताऊं फिर एक बार। नहीं नहीं नहीं, सर, सुन अभी लेंगे मत दोबारा बताइए, से। एक बार हम खुद स्टडी हाँ, कर लेंगे। उसको सुन लेंगे एक बार और, राइट। मतलब। ठीक है ठीक है। उसके बाद जो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रेमेडीज, जैसे मैंने बताया आपको, चार पांच रेमेडीज जो बेसिक हैं जिसको डिफरेंशिएट करना है। और रेमेडी को डिफरेंशिएट करने के लिए, फॉर एग्जांपल प्रिस्क्राइब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दो एस्पेक्ट इसमें है। एक, हमारा थायराइड वर्क नहीं कर रहा है और हमारा सिस्टम वीक हो गया है। अब उस वीकनेस को बॉडी और वो पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वहां पर उसकी रेमेडी की डिसीजन आ जाएगा। हम वहां पर उस मेडिसिन को डिसाइड कर सकते हैं कि हमने ये देनी है कि कौन सी मेडिसिन देनी है। जैसे हमें रेमेडी के जो कोर एक्शन है ना, उसका पता होना चाहिए कि उसका मेडिसिन का कोर एक्शन कहाँ पर है। जैसे कलकेरिया का, अगर कलकेरिया का आपको समझना है फॉर एग्जांपल, तो आपको ये समझना पड़ेगा ऐसे पहली इंडिकेशन क्या होगी, कलकेरिया का आपकी स्टेट कभी सडनली डेवलप नहीं होती, सडन फेलियर नहीं है उसमें, स्लोली है। उसका सिस्टम ने स्लोली स्लोली लोड लिया है और डाउन जाता जा रहा है, इसीलिए देर इज अ रूब्रिक इन द रिपर्टरी, क्रॉनिसिटी। आपका अगर कोई पेशेंट है जहां पर उसको क्रॉनिक डिजीज है और उसकी फैमिली हिस्ट्री में बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज और ऑटोम्यून डिजीज हैं, राइट, उनका बेबी हुआ है, बेबी में भी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस रूब्रिक का यूज कर सकते हो, द रूब्रिक इज क्रॉनिसिटी। तो ये क्रॉनिक स्टेट आ जाएगी। सो जहां भी थायराइड प्लस ओबेसिटी अगर ये फॉल करती है, तो यहां पर क्या है, मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म है ऑलरेडी वीक है क्लिकेरिया का आपका, डिजीज अभी बाद में आएगी, मेटाबॉलिज्म पहले से ही वीक है। सो जो थायराइड प्रॉब्लम है सिर्फ उसको एक्सपोज कर रही है, उसके वीक मेटाबॉलिक सिस्टम को। तो यहाँ पर उसका जो फाउंडेशन है वो वीक है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर इसको अंडरस्टैंड करोगे आपको सारा पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा, क्योंकि वो पेशेंट पहले से ही कैसा होएगा, अभी सिम्टम्स आए नहीं, अभी उसका थायराइड इफेक्ट नहीं हुआ है, वो पहले से ही ओबीज है, पहले से ही फिटीग है, बहुत ज्यादा फियरफुल है, एफर्ट से डर लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लगता है, बीमारी से डर लगता है, रूटीन में रहना चाहता है, सेफ्टी में रहना चाहता है, जल्दी थक जाता है, कांट हैंडल प्रेशर, अनसेफ फील करता है, बॉडी ठंडी रहती है, स्वेट रहता है स्पेशली हैंड पर, मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, मसल में टोन नहीं है, फ्लेबी है, राइट, वीकनेस है, डाइजेशन स्लो है। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो हमें क्या बताते हैं ओवरऑल, हमें बताते हैं ओवरऑल रेमेडी के बारे में कि इसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो स्लो है, जो उसका ओवरऑल फ्यूल है इसमें वैसे नहीं बर्न कर रहा जैसे करना चाहिए। तो ये एक इंडिकेशन है। जब भी आपको ये इंडिकेशन बैकग्राउंड में मिले, राइट, और इसमें एंजाइटी फ्यूचर ज्यादा हो, वैसे इरिटेबिलिटी, गुस्सा, वायलेंस, ये ऐसा कोई सिम्टम आपको इतने स्ट्रांगली ना मिले, तो गो फॉर द क्लिकेरिया का। इसमें जो मिलेगी आपको क्या मिलेगा, मेनली इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी भी कैसी होती है इसकी, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज एक पर्सन है जिसने, फॉर एग्जांपल वो गया है हिल्स के ऊपर, कहीं गया ट्रैकिंग के लिए, उसके पास एक वो है टेंट, राइट, तो उसने टेंट लगाया और सो गया सपोज। अब ये टेंट कब सरवाइव करेगा, हल्की रेन में, हल्की बारिश में, थोड़े से तूफान में तो चलेगा, पर अगर स्नो स्टॉर्म आ गया तो ये हो सकता है ये सरवाइव ना करे। तो कलकेरिया की इनसिक्योरिटी ऐसे होती है। तो उसको क्या रहेगा, नॉर्मल कंडीशंस में तो मैं ठीक हूं, मगर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई मैं इसको हैंडल कैसे करूंगा, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत कॉमन इंडिकेशन होती है ओल्ड पीपल में। अगर वो सोने लगेंगे, हमारे सर बोलते हैं डॉक्टर कोचर, कि अगर कोई कलकेरिया काप की लेडी है, अगर वो सोने लगेगी, साथ में पानी रखेगी, दवाई रखेगी, फोन रखेगी, सब कुछ रखेगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो सब चलेगा, मगर अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, तो वो इनसिक्योरिटी वाला फैक्टर इसमें रहता है। इसलिए कलकेरिया काप इज वेरी हैप्पी एट देयर होम, क्योंकि होम इज ए सिक्योर्ड एरिया। वहां से बाहर जाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, राइट। जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें वो सिक्योर हैं, वहां ठीक है, पर न्यू वेंचर्स में प्रॉब्लम है। तो इसलिए कई एरिया में न्यू वेंचर्स में प्रॉब्लम आएगी, नई चीजों में प्रॉब्लम आएगी, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, इनिशिएटिव लेने में इसको प्रॉब्लम आएगी।
तो इट बिलोंग्स टू द फोर्थ रो ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें ये सेकंड कॉलम में फॉल करती है, नेक्स्ट टू कालीज। तो काली तो टोटल पैनिक हो जाता है, ही कांट हैंडल, बार बार बच्चों को फोन करना, आए क्यों नहीं हो, बार बार हस्बैंड को फोन करना, आए क्यों नहीं हो, कहाँ पहुंचे हो। कलकेरिया में ऐसा नहीं है, राइट। कलकेरिया में वो एंजाइटी वैसे नहीं है, मगर डिपेंडेंसी स्ट्रांग के कारण उसके बैकग्राउंड में एंजाइटी रहती है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनदर पार्ट जो डिफरेंशिएट करेगा वो, क्योंकि सार्कॉड है थायरोइडिनम, ये मिनरल रेमेडी है। मिनरल रेमेडी में हमेशा जो लैंग्वेज होती है, प्रॉब्लम विद इन मी, ये याद रखना। मिनरल रेमेडी में कभी भी प्रॉब्लम बाहर से ऐसे नहीं आती है। बाहर से सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है, वो सबके लिए हो रही है, पर वो इनसिक्योर है क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, वो हैंडल नहीं कर सकता, वो मेच्योर नहीं है। तो इसलिए जो मिनरल रेमेडी के पेशेंट होंगे, जो कलकेरिया के पेशेंट होंगे, वो कभी नहीं कहेंगे बॉस मेरा मुझे ऐसे कर रहा है। बॉस की स्टोरी नहीं होगी उसमें, उसकी सारी स्टोरी अपनी पर्सनल स्ट्रक्चर की होगी, कि मेरा स्ट्रक्चर कमजोर है, राइट। आप अपने जो पेशेंट ठीक हुए हुए हैं कलकेरिया का, आपसे उनसे बात करके देखो कि वो क्या बात करते हैं, तो आपको क्या लगेगा कि सारी प्रॉब्लम विद इन मी, वो अपने बारे में बात करेंगे, किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। और अगर कोई भी उनके रेफरेंस में आएगा, उसके रेफरेंस के थ्रू वो खुद को देखने की कोशिश करेंगे कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। ये मेजर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है मिनरल्स का प्लांट्स और एनिमल्स से, राइट। सो ऐसी सभी कंडीशंस में आपको कलकेरिया में जाना पड़ेगा। सो कलकेरिया कब देखोगे आप? जब लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायराइडिज्म, बचपन से ही ओबेसिटी है, कंटिन्यू कर रही है एडल्टहुड में, क्रॉनिसिटी याद रखनी है इसमें, स्लो एंड स्टडी वेट गेन हुआ है, सडनली वेट गेन नहीं हो गया, एंड एंजाइटी हेल्थ अबाउट अगर है, तो कलकेरिया का आपके बारे में सोचना है। तो इसको आप ये लेके चलो, कलकेरिया का क्यों फेल होता है? क्योंकि उसकी फाउंडेशन कमजोर है, वहां प्रॉब्लम है, राइट। अगर मेरी फाउंडेशन वीक होती, अगर मेरी स्ट्रेंथ प्रॉपर होती, अगर मैंने ये किया होता, तो मुझे ये प्रॉब्लम ना होती। प्रॉब्लम इज विद इन मी, बाहर से प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत मेजर फर्क है जो आप कलकेरिया जब प्रेस्क्राइब करने जाओगे। पल्सिटिला, पल्सिटिला में ये बिल्कुल ऐसा ही कुछ नहीं होएगा, क्योंकि पल्सिटिला बिलोंग टू प्लांट फैमिली, एंड प्लांट जो प्लांट्स को बिलोंग करती है, उसकी फैमिली रेनिकुलेसी, जिसमें बॉडी माइंड एक्सक्यूज मी कनेक्शन सर। है। हाँ जी, सर वो इंडिविजुअल रेमेडीज हम कल कर पाएंगे क्या? एक्चुअली बहुत सारा हो गया हाँ तो हाँ, वो कर एक लो, बार कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा रिवाइज डन डन डन, है कोई इशू नहीं, वो कल एक कर बार लेते हैं। कर, इसको आप सुन लो, अगर इसमें कोई क्वेरी लगे तो आप मुझे बताओ, कोई इशू नहीं है। सर एक ये जो आपने आयरन के सप्लीमेंट्स बताए, तो वो हाँ हाँ हाँ, होम्योपैथी में कौन से दे सकते हैं हम? होम्योपैथी में तो फिर पेटेंट से आ जाएंगे उसमें।